दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित, जो कि विभिन्न PCS एग्जाम्स एवं IAS में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। जनरल में जैसे कि SSC, रेलवे या फिर BSSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बिहार दरोगा एवं अन्य स्टेट में भी जो SI के एग्ज़ाम होते हैं या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम होते हैं जहां सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके होते हैं तो रिपीट भी होते हैं और आसपास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक्सप्लेनेशन से और भी क्वेश्चन पकड़ में आते हैं। ठीक है, और समझ भी बेहतर होती है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या आ सकते हैं, और रिपीट भी होते हैं, तो उस हिसाब से आपकी तैयारी बेहतर होते चली जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन पॉलिटी का PYQ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा, सुचेता कृपलानी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। तो जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में छठे संशोधन द्वारा बदल दिया गया था। पहले राज्यपाल को सदर ए रियासत बोला जाता था, तो फिर राज्यपाल बोला जाने लगा। कब? तो जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। कब? तो जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के छठे संशोधन द्वारा बदल दिया गया था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो जम्मू कश्मीर की स्थिति बदल गई है, क्योंकि पहले तो राज्य था और स्पेशल स्टेटस भी मतलब कि था 370 के तहत, वो भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, देखिए सी आंसर होगा। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में छठे संविधान संशोधन द्वारा 1965 में वहां राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो राज्य विधानसभा किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राज्य विधानसभा के बारे में बोल रहा है कि राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं। इसके इलेक्टोरल कॉलेज में उपराष्ट्रपति के तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सभी सदस्य होते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के, तो हाँ बिल्कुल। और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के, तो इसमें भी लेते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन में, तो ये भी सही है। 1, 2 और 4 ये उपराष्ट्रपति नहीं, 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको, बी आंसर होगा। देखिए, राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 ख, राज्यसभा के सदस्यों अनुच्छेद 80(4) तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों अनुच्छेद 171 3 घ के निर्वाचन में भाग लेती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो किसी राज्य की विधानमंडल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो किसी राज्य की जो विधानमंडल होती है वो राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होती है। ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा, जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से संबंधित देखिए, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है, तो किसमें निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है तो सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और जो भत्ते होते हैं वो राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं। राज्य की समेकित निधि या इसी को संचित निधि बोलते हैं। ठीक है, इसी से दिए जाते हैं। राज्य की समेकित निधि या संचित निधि, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेतन और भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की समेकित निधि से दिए जाते हैं, बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान के अनुच्छेद 202 संविधान के अनुच्छेद 202 के खंड 3 का खंड घ, 202 का 3 का खंड घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि समेकित निधि से दिए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 112 के खंड 3 के उपखंड घ के तहत इन्हें पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। ये ध्यान रखेंगे कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन जो पेंशन होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वो भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से दी जाती है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो भारत की संचित निधि से दी जाती है, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष है। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मतलब न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) में 15वें संविधान संशोधन 1963 तब 60 वर्ष थी द्वारा यह उम्र सीमा निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष करने हेतु 114वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के विचाराधीन है। मतलब कि लेकिन अभी 62 वर्ष ही है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु। ठीक है, 62 वर्ष। और जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। ध्यान रखेंगे इसको, कई बार पूछ दिए जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। हाँ बिल्कुल, 25 उच्च न्यायालय हैं अभी भारत में। और पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। तो हाँ, सामूहिक उच्च न्यायालय है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो ये भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा अब। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में अब 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। ठीक है, भारत में अब 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं और पंजाब हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। 1, 2, 3 तीनों, तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए।
उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का उच्चतम स्तंभ होता है। वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ठीक है। 26 जनवरी 2013 को केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है। कब? 2013 में 26 जनवरी 2013 को केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में नए उच्च न्यायालय का गठन किया गया। मार्च 2013 से इन न्यायालयों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 1966 में पंजाब उच्च न्यायालय को बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया, जिसके तकनीकी कार्य क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के क्षेत्र आते हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है। 1966 में स्थापित हुआ था। ठीक है। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है, 1966 में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन से कथन सही हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो देश में 18 उच्च न्यायालय हैं? नहीं, 25 उच्च न्यायालय हो गए, तो गलत हो गया। सही कथन पूछ रहा है। और उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। पूछ रहा है भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है और किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है ना, दिल्ली का। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। तो ये चौथा सही हो गया। ठीक है। चौथा सही हो गया, तो डी आंसर होगा। इसमें से उनमें से तीन का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। तो अगर राज्य सिर्फ होगा, राज्य का मतलब, तो 3 से में से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है, तो बी और चौथा होना, दूसरा और चौथा होगा। ठीक है। दूसरा और चौथा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ पे डी आंसर दिया गया है। 3 राज्य का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। देखिए, वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय 25 हैं और उनमें से 6 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। अब लेकिन 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के और देखा जाए तो 7 का क्षेत्राधिकार है। ठीक है। और देखिए, संघ राज्य क्षेत्र का भी अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का भी अपना उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारण कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? अब हो गई है 25। ध्यान रखेंगे, 25 हो गई है उच्च न्यायालयों की संख्या। और जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के। ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के
अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के, ये आंसर होगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम वह न्यायिक कार्य करता है एवं द्वितीय वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन, नियंत्रण करता है। इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रीटों की अधिकारिता में आता है। ठीक है, इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह अन्य न्यायाधीशों की रीटों की अधिकारिता में आता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? तो उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। तो उपरोक्त सभी अधिकार आते हैं। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी अधिकार आते हैं। डी आंसर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा संबंधी रीटें निकालने का अधिकार है। किंतु जहां उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए भी रीटों को निकाल सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रीट निकाल सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए भी रीटों को निकाल सकता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, उन अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। बी आंसर होगा। देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, जिसकी सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में है। वर्तमान में 6 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों पर है। मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, केरल, मद्रास, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो बम्बई है। ठीक है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? तो बम्बई उच्च न्यायालय। बम्बई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो प्रश्नकाल के दौरान मणिपुर राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं था। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता था, जबकि 25 मार्च 2013 को मणिपुर में उच्च न्यायालय का गठन हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि मणिपुर में उच्च न्यायालय का गठन अब हो चुका है। उस समय मणिपुर आंसर होता, लेकिन अब मणिपुर में भी उच्च न्यायालय का गठन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2008 में
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव गुप्ता बने थे। उस समय करंट का क्वेश्चन बना होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे अगर कौन से हाई मतलब कि किस हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट है आपका, उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये पूछ दिया जाता है, तो उसको अपडेट करके जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो उस समय मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 3 राज्यों में। तो दूसरा और चौथा मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर था ना। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में स्थापित किया गया था। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, दूसरा और चौथा बी आंसर होगा। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हेतु 3 नए उच्च न्यायालयों का गठन किया गया, जिन्होंने मार्च 2013 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया था। कहाँ पे? 2013 में 3 नए उच्च न्यायालय तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। तो खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 143 के खंड 1 के अंतर्गत उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया। तो किसके उसमें, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत खंड 1 के अंतर्गत बी आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 143 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श हेतु विषयों को प्रेषित करता है और सलाह मांगता है। इसी अनुदेश के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से प्रश्नगत परामर्श हेतु अभिदेशन किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ही परामर्श प्रक्रिया होता है राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से। ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुच्छेद 143 के बारे में। परामर्शदात्री अधिकारिता है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करते हैं, परामर्श लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं होने पर सिर्फ 3 हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है किस मतलब कि अधिकारिता में, ऐसे तो 3 हैं और ऐसे अब 7 हो गए हैं। अगर संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे तो 7 और ऐसे सिर्फ राज्य अधिकारिता में तो 3, ध्यान रखेंगे इसको। भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो 3 में है। देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो केवल 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और मिजोरम। मुंबई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा और तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो सबसे अधिक बेंच पूछ रहा है। देखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और एक बेंच पोर्ट ब्लेयर में है। कोलकाता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और एक बेंच पोर्ट ब्लेयर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर
और 2 बेंचें ग्वालियर और इंदौर हैं। मुंबई उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई और 3 बेंचें नागपुर, पणजी और औरंगाबाद हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी और 3 बेंचें कोहिमा, आइजोल और ईटानगर हैं। तो गुवाहाटी और मुंबई दोनों बराबर बराबर पे आ रहा है, ठीक है। तो इनमें डी और सी हो जाएगा ना। मुंबई देखिए, मुंबई उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई में और 3 बेंचें नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी और 3 बेंचें कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। तो यहाँ पे बी, सी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षण जो है उच्च न्यायालय भी और उच्चतम न्यायालय दोनों करता है। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर होगा, मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय भी और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों के संरक्षण, सी आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। अतः इस हेतु उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है तो मैंडेमस कहा जाता है, ठीक है। मैंडेमस परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका या रिट को क्या कहा जाता है? तो मैंडेमस परमादेश कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। मैंडेमस परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, ठीक है। मैंडेमस परमादेश। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश या मैंडेमस कहते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, ये मतलब कि रिट जारी करता है याचिका, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो परमादेश या मैंडेमस कहते हैं। ध्यान रखेंगे, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा परामर्श लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, ये उच्च न्यायालय का नहीं है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार अपीलीय है, लेकिन परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है उच्च न्यायालय का। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के पास नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का है। प्रश्नगत अन्य क्षेत्राधिकार राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी है। ज्ञातव्य है कि
संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच विवादों के निर्णय का प्रारंभिक एवं एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास हैं, परंतु मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों का भी है। ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, मूल अधिकारिता के संबंध में उच्च न्यायालय को भी अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय को भी अधिकार है, लेकिन परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, उच्चतम न्यायालय के पास है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट जारी किया जाता है न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो प्रतिषेध या प्रोहिबिशन रिट जारी की जाती है। ठीक है, प्रतिषेध या प्रोहिबिशन रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। ठीक है, प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है। ठीक है, जब निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेता है, तो वही होता है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन रिट। ठीक है, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के अगर काम कर रहा है कोई न्यायालय, निचला न्यायालय, तो उससे ऊपर का जो न्यायालय होगा प्रतिषेध रिट जारी करके और मामले को अपने पास मंगा लेगा। ध्यान रखेंगे इसको, इसी को प्रतिषेध या प्रोहिबिशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा प्रतिषेध सर्सियरी रिट जारी की जाती है कब? एक उच्च न्यायालय देखिए, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण या सरसरी रिट जारी की जाती है कब? एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है कब? तो एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण सर्सियरी रिट जारी की जाती है कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण रिट के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। तो विकल्प बी प्रतिषेध, विकल्प सी परमादेश, विकल्प डी बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो निम्न में से कौन सी एक याचिका जो है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण जो है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण याचिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का
उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेता है। परंतु यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। ध्यान रखेंगे इसको। रिट से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ दिए जाते हैं, इसको ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का प्रश्न है। न्यायालय के आदेश को जानबूझकर अथवा करना या उनका पालन न करना। देखिए, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। तो सही है, ये अवमानना की कोटि में आएगा। और न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमानना पूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमानना पूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर होगा। ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमानना पूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो ये भी सही है। ए और दो मतलब ए और आर कथन कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है कारण कथन की। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। जनहित याचिका तो जो है जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। तो ये सही है, कथन सही हो गया। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं। तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की स्पष्टीकरण है सही। तो ये आंसर होगा। जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। तो ये सही है। और कारण जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं। तो ये भी सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है और सही व्याख्या भी करता है कथन का कारण। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति समूह या समाज के हित संबंधी मामलों में न्यायिक उपचार की प्राप्ति हेतु न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का ही प्रश्न है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है और भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है और भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। तो ये कारण सही है, लेकिन आर ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। ये गलत परंतु आर सत्य है। ठीक है। ये गलत परंतु आर सत्य है। देखिए, केशवानंद भारती मामले 1973 के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे की अवधारणा के तहत किसी भी मामले का पुनरीक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार ये गलत है
ठीक है, यहाँ बोल रहा था कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है, लेकिन अब क्या है कि केशवानंद भारती मामले 1973 के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे की अवधारणा के तहत किसी भी मामले का पुनरीक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार कथन एक गलत है। दूसरी ओर भारतीय संविधान में कई देशों के संविधानों से तथ्य और विचार ग्रहण किए गए हैं। इस प्रकार आर जो है सही है। मतलब बोल रहा था कि भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है, मतलब कि अलग अलग देशों के संविधान से कुछ न कुछ चीजें ग्रहण की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण का ही प्रश्न है। ठीक है, कथन और कारण से ही प्रश्न है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो ये सही है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है, तो कथन सही हो गया। और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, तो कारण भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है, कथन और कारण, और सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ आ जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के साथ साथ अन्य किसी प्रयोजन से भी रिट जारी कर सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण के द्वारा भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष है का प्रकार है। किस प्रकार का ये विवाद था? बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद, तो ये था स्वत्वाधिकार मुकदमा था, टाइटल सूट था। बी आंसर हो जाएगा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष है का प्रकार है, तो स्वत्वाधिकार मुकदमा है, टाइटल सूट है। बी आंसर है। ठीक है, ये तो विवाद अब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला सुलझा लिया गया। वो जो था वो रामलल्ला और उनको दे दिया गया, और फिर जो मुस्लिम लोग वो थे उसको भी अलग से मस्जिद बनाने के लिए कुछ जगह अलॉट कर दिया गया। देखिए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे टाइटल सूट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दो समुदायों बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन एवं संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, तो अधिकरण न्यायाधीश। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, तो अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होगा। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुच्छेद 236 क के अंतर्गत जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है ये चुनना है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के
समान है। तो ये सही है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है, तो पहला सही हो गया। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। बोल रहा है कि उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं सिर्फ जिस न्यायालय में वो न्यायाधीश थे वहां पे अभिवचन नहीं कर सकते हैं, अन्य उच्च न्यायालयों में और सुप्रीम कोर्ट में अभिवचन कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन पहला सही है, ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा, केवल पहला सही हो जाएगा, ए आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इससे अच्छे से पता चल जाएगा क्या स्थिति है। अनुच्छेद 217 एक ख में उच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित प्रक्रिया से संबंधित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। कथन एक सत्य हो गया। और अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात जिस उच्च न्यायालय में वह अस्थायी न्यायाधीश रहा हो उससे भिन्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अभिवचन कार्य कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता है। मतलब जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वो अन्य उच्च न्यायालयों में तो अभिवचन कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं वो कहीं भी अभिवचन नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, राष्ट्रपति को संबोधित करता है, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है। इससे पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अनुच्छेद 217 एक क साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है, ठीक है, न्यायाधीशों को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी, ठीक है। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी, और ताकि जो भी तैयारी कर रहे हो उनको भी हेल्प मिले, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो और भी सब्जेक्ट के आपके लिए लाया जा सके और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।